The mathematical exchange differ. They all Good afternoon. afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. मेरी वॉइस हो रही है ना, क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम. ओके. पिछली क्लास जो है जिसमें दो पार्ट थे, इश्यूज रिगार्डिंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, हम लोगों ने डील किया था. अब जो है आज का जो हम लोग पार्ट डील करेंगे वो डेवलपमेंटल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है. पिछली क्लास में हम लोगों ने इश्यूज को डिस्कस किया था. इश्यूज क्या थे? मेनली 3 इश्यूज थे. कोई बताएगा क्या 3 इश्यूज डिस्कस किए थे? पिछली क्लास में कौन से 3 इश्यूज डिस्कस किए थे? मैम एक नेचर वर्सेस नर्चर था और कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज. स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज. वेरी गुड. आज हम लोग जो है जस्ट ये पिछली क्लास में सारे जो तीनों इश्यूज थे हम लोगों ने डील कर लिए थे. अब जो डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ये हम डेवलपमेंटल असेसमेंट की बात करेंगे इन चिल्ड्रंस. तो ये आपका जो रिसर्च, इसमें आपका जो इंक्लूड किया गया है टॉपिक को, इसको इंक्लूड किया गया है. तो किस तरह से असेसमेंट हम कर सकते हैं किसी भी बच्चे का, उसका डेवलपमेंटल असेसमेंट किसी भी डोमेन्स पे. जो भी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़े थे, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है ना, बच्चे का किस तरह से मांसपेशियों का विकास होता है उसकी. फाइन मोटर डेवलपमेंट, जो सूक्ष्म मांसपेशियां होती हैं उनका विकास. सोशल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, सामाजिक विकास. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव जो है वो हम बौद्धिक विकास से रिलेटेड कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास से. स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, विजन एंड हियरिंग डेवलपमेंट. तो ये डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, इनका किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं. जब एज ए आप रिसर्चर हो, आप रिसर्च के स्टूडेंट्स हो, आपको अगर किसी बच्चे के किसी भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को उसका असेसमेंट करना है, आपने रिसर्च टॉपिक लिया है, तो उसको डेवलपमेंटल असेसमेंट किस तरह से करेंगे?
पहले हमारे पास क्या चीज होगी, हम कंपैरिजन या किसी चीज का असेसमेंट तभी कर सकते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज चीज हो। ठीक है भाई, आप जैसे कि स्कूल में, ठीक है, असेसमेंट किया जाता है, एकेडमिक असेसमेंट किया जाता है। हम स्कूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि 100 मार्क्स में से आपका फाइनल का रिजल्ट, उसमें हाफ ईयरली एग्जाम होता है, हाफ ईयरली एग्जाम का 50 मार्क्स में से होना है टोटल, फिर उसके बाद 100 मार्क्स का फाइनल होता है, बीच में मिड एग्जाम्स होते हैं। तो क्या है, वो असेसमेंट करने के लिए एक फिक्स है कि इतने मार्क्स में से होना है। ठीक है, उस उतने मार्क्स में से 100 मार्क्स फाइनल के हैं किसी भी सब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल साइंस के हैं, 100 नंबर में से असेसमेंट होना है, तो वो 100 मार्क्स हैं, उसमें से असेसमेंट किया जाए कि बच्चा कहाँ पर कितना उसने पढ़ा है ना, कितना उसका IQ है, कितना उसने मेहनत की है, उस हिसाब से असेसमेंट करेंगे कि उसका 60% आया है ना 100 में से, उसका 50% आया, 80% आया, 90%। पर हमारे पास असेसमेंट के लिए क्या है, मैक्सिमम लिमिट है 100 मार्क्स की। इसी तरह से जब हम अगर बात करते हैं कि किसी भी बच्चे का किसी भी एस्पेक्ट पर, है ना, किसी भी डोमेन पर हम डेवलपमेंट उसका अगर हम असेस करेंगे, चाहे वो हम ग्रॉस मोटर की बात करते हैं, चाहे हम फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, या सामाजिक उसके विकास की, सोशल डेवलपमेंट की, या स्पीच या लैंग्वेज डेवलपमेंट की, उसका विजन कैसा है, उसका हियरिंग कैसा है, तो वो क्या है, उसके एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं, माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट। और वो स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, वो कोई ऐसे उठा के नहीं बनाए गए हैं, वो भी रिसर्च बेस्ड है, जो कि जैसे कि आप शोधकर्ता के रूप में कोई भी काम करोगे जिस भी फील्ड में, है ना, जो भी आपका टॉपिक रहेगा, वैसे ही वो भी रिसर्च की गई, उस रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये चीजें फाइंडिंग की गई कि किस एज में क्या कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल्स का हो, चाहे फाइन का हो, या सोशल उसका मेच्योरिटी, सोशल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव हो, लैंग्वेज क्या है, और विजन कितना होना चाहिए, हियरिंग क्या है। तो ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उसी से हम कंपेयर कर सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में चल रहा है, उसका डायरेक्शन सही चल रहा है या उसका डायरेक्शन जो है पीछे चल रहा है। तब चीजों की हम उस चीज को जज कर सकते हैं कि इसका जो है जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार का है। यहाँ पे हम बात करते हैं, जो ये सबसे पहले हम छोटे बच्चे की जब बात कर रहे हैं तो हम वेंट्रल सस्पेंशन किस तरह से इसको जज किया जाता है कि उसका जो है डेवलपमेंट यहाँ पर किस तरह का है। एग्जामिनर सस्पेंड्स द infant in prone position by supporting the abdomen of the baby on his palm. The extension of neck and flexion of the extremities is observed. कोई भी जो रिसर्चर है ना, जो भी एग्जामिन करने वाला है, वो क्या करेगा, बच्चे को इस पोजीशन में होल्ड करेगा। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, हम इन्फेंस न्यू बॉर्न की बात कर रहे हैं। ये न्यू बॉर्न को इस तरह से पोजीशन पे होल्ड करेगा, तो यहाँ से, क्योंकि अभी जब बॉर्न होता है बच्चा, बॉर्न होने पे क्या चीजें पता होती हैं कि उसका किस तरह से रहेगा, उसका पोस्चर है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है। तो यही चीजें हैं, है ना, असेसमेंट के यही स्केल हैं कि किस तरह से उनको देखा जा सकता है। इन स्केल्स से ही किस तरह से, इस तरह से होल्ड किया हुआ, जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि पाम से इस तरह से होल्डिंग की हुई है। होल्ड करने पर ये देखा है कि उस प्रोन पोजीशन पे रखा है, उसकी जो नेक है वो क्या है, नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट में नीचे की तरफ खिंच रही है, और जो उसकी पीठ है ना, बच्चे का जो एब्डोमेन का जो है पोर्शन है, वो सर्कुलर गोल फॉर्म में है। तो ये क्या है, ये एक पोस्चर है। अगर इससे कहीं डिफॉर्मिटी आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ से जज करा जा सकता है कि जो उसकी इसका जो पोजीशन है बच्चे की, कहीं ना कहीं किसी उसमें चाहे बोन में डिफॉर्मिटी है, या प्रॉपर उसका जब बॉर्न होने पे प्रॉपर उसका डेवलपमेंट जहाँ शुरू हो जाना चाहिए वो चीजें नहीं हुई हैं। ये यहाँ पे देखिए
वेंट्रल सस्पेंशन यहाँ पे बात की गई है न्यू बॉर्न की जब हम बात कर रहे हैं। तो हेड हैंग्स कंप्लीटली एंड बैक इज राउंडेड। जो फर्स्ट आपने फिगर अभी जो देखी बैक साइड में ये फिगर देखी, इसमें आप देख रहे हो कि होल्ड करने पे ये क्या है कि नेक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और पीछे पीठ जो है सर्कुलर उसमें है। तो ये पोस्चर है, ये पोस्चर है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट के जब उसमें देखेंगे, अगर उसको उसका असेसमेंट किया जाएगा, अगर 4 वीक्स की जब बात करते हैं, 4 वीक्स में क्या है कि थोड़ा हल्का सा है ना, हल्का सा क्या है, बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए मोमेंटरीली है ना, हल्का सा लिफ्ट अप होगा हेड, और एल्बो जो होंगी उसकी जो कोहनियां होंगी वो क्या है, मुड़ी हुई। मतलब ये इसको हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना। इससे जहां चीजें डाइवर्ट होती हैं, ठीक है, यहां से अगर इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं तो वहीं पे कहा जाएगा कि कहीं जो डेवलपमेंट है प्रॉपर जो उसका, वो सही नहीं हो रहा है। तो अगर 6 वीक्स की हम बात करते हैं तो जो क्या है, शरीर के जो बाकी हिस्सों की तरह, तो क्या है, सिर भी क्या थोड़ी देर के लिए है ना, बहुत मोमेंटरी क्या होगा, वो एकदम उस बॉडी की रेस्ट जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखो बैक साइड में देखो, यहाँ पे क्या है, इसको जरा फिगर को देख रहे हैं, फिगर दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। इस फिगर में देखिए क्या हो रही है, उसकी नेक डाउन जा रही है, ठीक है। लेकिन Yes, हम ma'am. 6 वीक्स की अगर बात करते हैं तो उसका क्या है कि हेड क्या है, प्लेन पोजीशन में, जो बॉडी की उसकी पोजीशन में नीचे में ना जाके थोड़ा सा होल्ड ऑन करने की उसकी कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत हल्की। 8 वीक्स की अगर हम बात करते हैं तो हेड मेंटेन्ड इन द सेम प्लेन एज द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड मोमेंटरी लिफ्टेड बियॉन्ड दिस। मतलब 8 हफ्ते का जब बच्चा है, 8 वीक्स के जो एज का है, तो 8 हफ्ते के बच्चे का क्या होगा कि वो उस बॉडी के लेवल पर हेड को अपना रख सकता है, और बहुत शॉर्ट, बहुत क्षण भर के लिए, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए वो क्या है, लिफ्ट कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है थोड़ा सा ऊपर उठा सकता है, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, इतनी अभी उसमें उसका कह सकते हो मेच्योरिटी लेवल अभी नहीं होता है। 12 वीक्स ये ही हमारे क्या है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इन्हीं असेस कर सकते हैं उसके जो है डेवलपमेंट को। 12 वीक्स की अगर हम बात करते हैं, had maintained well beyond the plane of the rest of the body। अब 12 हफ्ते में अगर हम बात करते हैं तो इस समय में बच्चा जो है पूरे आराम से है ना, जैसे उसके शरीर का जैसे हिस्सा है उसके लेवल पे वो अपने हेड को होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी आ सकती है, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो क्या हो रहा है, लैकिंग हो रही है, वो बिहाइंड द है ना, जो नॉर्म्स है उससे पीछे चल रहा है। अब नेक्स्ट आती है, बात आती है प्रोन पोजीशन की। प्रोन पोजीशन में जो आप देख रहे हो कि उल्टा जो है लेटा हुआ बच्चे की है। न्यू बॉर्न की जब हम बात करते हैं, अगर न्यू बॉर्न बच्चा है तो उसका क्या है, हेड इज केप्ट टू वन साइड। जो बच्चा है उसका जो सिर रहता है वो एक ही साइड की तरफ में रहता है, और जो पेल्विस उसकी होती है वो थोड़ी ऊपर उठी होती है, और घुटने क्या पेट के नीचे की तरफ रखे जाते हैं। इस पोजीशन में उसको रखा जाता है। अगर वो कैपेबल है इस पोजीशन में, देन न्यूबॉर्न उसका जो प्रोन पोजीशन, ये चीज करके देखी जाएगी। एक साइड में हेड रख के देखा जाएगा, और उसके पैरों को मोड़ के, जैसे फर्स्ट फिगर देख रहे हो, यू कैन सी। Yes, ma'am. जो फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो, तो हेड को वन साइड में करा गया है, और उसके जो है क्या किया गया है, उसकी जो पेल्विस जो क्या कहते हैं, जो श्रोणी वाला जो पार्ट है वो क्या कहते हैं उठा हुआ, और घुटने क्या है पेट के नीचे की तरफ में रख दिए जाते हैं। उसको ये अपने आप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, अभी तो उसमें मूवमेंट नहीं है। ये बात को समझना, न्यू बॉर्न की जब हम बात कर रहे हैं वो इस पोजीशन में उसको रख के देखा जाता है, ठीक है, उसको रख के देखा जाता है। तो कहीं उसके, कहीं किस पोजीशन में, कहीं बैकबोन में, कहीं उसका हो सकता है नेक में, या उसके लेग्स में
कोई अगर इस पोजीशन में वो प्रॉपरली अगर उसको रखा जा सकता है तो दैट मीन डायरेक्शन जो है उसका, जो डेवलपमेंटल जो अगर असेसमेंट किया जा रहा है तो वो सही चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी मैम। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं 4 to 6 वीक्स की बात कर रहे हैं, तो 4 to 6 वीक्स में क्या है कि उसके जो है हिप्स है ना और घुटने, वो थोड़ा सा क्या कह रहा है कि हेड मेन hips and knees are partially extended, can lift chin of the couch momentarily। मतलब उसके जो कूल्हे हैं उसके घुटनों को थोड़ा सा खींच के बढ़ाया जाता है, ठीक है। और उसकी जो चिन है ना, जो चुड्डी हम लोग बोलते हैं, उसकी जो चिन है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया जाता है। अगर इस पोजीशन पे वो नॉर्मली आ रहा है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन राइट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट है 8 वीक की बात कर रहे हैं। अगर हम 8 वीक की बात कर रहे हैं तो क्या है, हेड मेंटेन इन मिडिल लाइन विद चिन लिफ्टेड ऑफ द काउच। किसका किसी का माइक ऑन है, स्पीकर? नेक्स्ट हम जब 16 वीक्स की बात करते हैं, जब 16 हफ्ते में बच्चा आ जाता है तो वो क्या है, तब क्या है कि अपने चेस्ट को, है ना, चेस्ट इज मेंटेन्ड ऑफ द काउच, अपने चेस्ट को सोफे से क्या है थोड़ा सा दूर रख सकता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट अप कर सकता है और हाथ पूरी तरह से आगे फैलाता है। देखो नेक्स्ट फिगर, जो थर्ड वाली फिगर में आपको दिख रहा है, थर्ड फिगर में आप देख रहे हो कि वो उसका उसका जो छाती वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरह लिफ्ट अप है और हाथों को उसने आगे बढ़ा दिया। और इसी तरह से हम 20 वीक्स की जब बात करते हैं तो बॉडी सपोर्टेड ऑन 4 आर्म्स। तो 20 हफ्तों में बच्चे की हाथ जो है पूरी तरह से, जो उसकी 4 आर्म्स हैं वो पूरी तरह से बॉडी को सपोर्ट कर पाती हैं, पूरी तरह होल्ड कर पाती हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हम बियॉन्ड द, अगर नहीं मतलब चल रहा है बैक, अगर चल रहा है, अगर यही असेसमेंट की बात है बच्चे का, तो अगर 20 वीक्स में ये चीजों का किया जाता है, असेसमेंट अगर करते हैं, अगर उसकी आर्म्स होल्ड नहीं कर रही हैं बॉडी को, तो दैट मीन्स क्या है कि डेवलपमेंट उसका सही नहीं जा रहा है ना। वो किसी चीज में है, चाहे उसकी बोन्स बहुत वीक हो रही हैं या कुछ और प्रॉब्लम है, या उसके क्या कहते हैं स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ ये चेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ चेक पॉइंट्स हैं, इन चेक पॉइंट्स को देख के जाना सकता है, अगर नहीं है तो अब हम जाके क्या कर सकते हैं भाई, डॉक्टर का से सलाह ली जा सकती है, ठीक है। जब हम 24 वीक्स की बात कर रहे हैं तब क्या है, पूरी तरह से उसका वेट बच्चा जो है अपने हाथों पे जो है वो कर लेता है, और वो कभी कभी वेट करके और इधर साइड में जो है लुढ़कने की भी उसकी जो है वो होता है कि साइड में इस तरह की चीजें होती हैं। और हमारे जो है इंडियन हम जो बात करते हैं बच्चों की, अपने यहाँ के जब बात करते हैं तो इन लोगों का क्या है कि ये जो है पहले सुपाइन वाली पोजीशन में आते हैं, फिर क्या है प्रोन वाली पोजीशन में। क्योंकि क्या है कि जो अपब्रिंगिंग है, जो पालन पोषण है, जो उनकी रेयरिंग होती है हमारे इंडिया में बच्चों की, वो क्या है वो इसी तरह से होती है। ज्यादातर देखा है इंडियन बेबी सबसे पहले उनको इधर सुपाइन पोजीशन में भी, है ना, स्ट्रेट लिटा के, फिर उसके बाद उल्टे वाली पोजीशन में। तो इस तरह से ज्यादा जो है उनका लालन पालन इस तरह से होता है, तो इस पोजीशंस को ज्यादा होल्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? खाली सिर्फ अटेंड नहीं किया जा रहा है, हाँ ठीक है, मैम समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट हम सुपाइन पोस्चर की जब हम बात कर रहे हैं और सिटिंग पोस्चर की हम बात करेंगे। इस पोस्चर की जब हम बात करते हैं तो क्या है, infant is placed supine on the couch and pulled to sitting position by lifting at the forearms। जो बीच वाली आप फिगर देखिए जो दे रखी है, बीच वाली आप फिगर देख रहे हो कि बच्चे को लिटा के उसके आगे से उसके हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ में जब खींचा जाता है, ठीक है, खींचने के बाद उसको क्या है बैठने वाली सिटिंग वाली पोजीशन पे उसको किया जाता है बच्चे को। तब क्या क्या चीजें जो है रहती हैं, हम अगर न्यू बॉर्न की अगर बात कर रहे हैं
स्लाइड ये मैंने चेंज की है, दिख रही है यस मैम। सुपाइन पोजीशन के बाद, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि बच्चा जब हम 4 वीक्स की जब अगर बात कर रहे हैं तो क्या तब क्या है कि शिशु का जो है वो जो जब रखा जाता है तो वो बहुत मोमेंटरली है ना, बहुत थोड़े समय के लिए उसका जो सिर है वो क्या है शरीर के उसी उसमें भाग में बना रहता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो क्या है बैठने की पूरा जैसे उठा के ऐसे खींच के उसको करने के बाद वो क्या है पूरे सर को अपने आगे की तरफ झुका लेगा, है ना, बॉडी के उसी में। फिर धीरे से वो बैठने की स्थिति में पीठ उसकी गोल होगी और उसकी जो चिन है वो क्या है बहुत थोड़ी देर के लिए वो क्या करेगा ऊपर की तरफ में लिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ में उठाएगा। अगर हम 12 हफ्ते की जब बात करते हैं, जब बच्चा 12 वीक्स का है ना, 12 हफ्ते की जब आप बात कर रहे हैं, जितना भी आप देखो यहाँ हम ईयर को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, या वीक्स की हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि जो स्टडी की गई वो इस हिसाब से जो भी दिए गए माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट तो वो इसी प्रकार से दिए गए हैं। जब 12 वीक्स की हम बात करते हैं तो इस स्थिति में क्या है कि बच्चा सिर को जो है बहुत आराम से समर्थ रूप में उठा सकता है ना, कैपेबल है वो। लेकिन क्या है वो पर उठा के तो रख सकता है, लेकिन क्या है कि फिर उसका सर जो है लुढ़क जाता है एक तरफ को, वो फिर से मुड़ जाता है। जब अगर हम 16 वीक्स की बात कर रहे हैं, हम 16 हफ्ते की जब हम बात करते हैं तो क्या है जब ऊपर की ओर बच्चे को जैसे पुल किया जाता है, जो आपने पोजीशन अभी पिछली वाली फिगर में देखी, ये फिगर आपने देखी ना बच्चे को पुल करने की, तो ये अगर हम 16 वीक्स की बात करते हैं कि बच्चे को जब पुल किया जाता है तो देयर इज स्लाइट हेड लेग ड्यूरिंग द बिगनिंग एंड देन हेड इज फ्लेक्स्ड बियॉन्ड द प्लेन ऑफ द बॉडी, है ना। तो क्या है इसमें कि शुरुआत में तो सिर हल्का सा है ना, हल्का सा पीछे की तरफ रह जाता है, जैसे ये खींचा है, इधर देखो ये खींचा है ना, ये पीछे की तरफ देखो, बैक साइड में देखो फिगर, बीच वाली मिडिल वाली फिगर को देखो, ये जो है हेड क्या है बैक साइड में पीछे की तरफ में। लेकिन 16 वीक की जब हम बात कर रहे हैं तो पीछे आता है ना, लेकिन वो क्या है कि थोड़ी देर के लिए स्लाइडली आएगा, फिर उसके बाद में क्या है वो बॉडी के लेवल पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे की उस नेक से जो उसकी कैपेसिटी, उसकी जो स्किल, उसका डेवलपमेंट ये है कि इतना कैपेबल है कि वो होल्ड कर पा रहा है बॉडी के लेवल पर। बात क्लियर हुई? उस बॉडी के लेवल पर उसको होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी हो सकती है। अगर ये चीज नहीं हो रही है ना, उसकी गर्दन बिल्कुल नीचे की तरफ बैक जा रही है तो दैट मीन्स कहीं स्पाइन में प्रॉब्लम है ना, कहीं उसकी नेक में कहीं पे प्रॉब्लम है। ये यहीं से अलार्म है कि अगर इस तरह का नहीं है तो उसका डेवलपमेंट तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने की जरूरत पड़ेगी पेरेंट्स को, केयर टेकर को, कि क्या चीज है, कहाँ पे कमी आ रही है। अगर हम 20 हफ्ते की बात करते हैं तो क्या होता है उसका पीछे सर बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल स्टेबल बना रहेगा, है ना, बिल्कुल जो है, और पीठ उसकी सीधी रहेगी। जब उसको होल्ड किया जाएगा इसी फिगर में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है बिल्कुल उसकी पीठ स्ट्रेट रहेगी, सर भी उसका क्या है बिल्कुल बॉडी के लेवल पे हुआ। दैट मीन्स अब वो होल्ड कर पा रहा है, उसकी कैपेबिलिटी इतनी हो रही है। अगर इससे कहीं भी अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो यहीं पे फिर मैं बार बार वही बात कह रही हूँ कि चेकआउट्स की जरूरत है। जब हम 24 वीक्स की बात करते हैं तब क्या है 24 वीक्स में when about to be pulled up, lifts head off couch in anticipation can sit supported in pram, baby carriage और high chair। इस समय में बच्चा क्या है कि वो अपने आप को जब ऊपर उसको खींचा जाता है तो वो क्या है वो ऊपर बैठ के मतलब बैठ सकता है, सिट कर सकता है आराम से, जिसमें अगर प्रैम्स में भी उसको उसमें पालने में रखा जाता है तो उसमें वो बैठ सकता है। 28 वीक्स की जब हम बात कर रहे हैं 28 वीक में क्या है कि वो अपने हाथों को अगर हम फर्श पे बिठाएं बच्चे को तो वो क्या है अपने हाथों को उस फर्श का टेक लेके, है ना, उसका सपोर्ट लेके, है ना, आगे को इस तरह से अपने पाम्स को करके वो सिट कर सकता है बैठ सकता है कि उसने, लेकिन अपने
उसने हथेलियों से उसको वहां पे होल्ड कर रखा है फर्श को, ठीक है। अगर 30 ये चीजें उसकी इस एज तक इतना डेवलपमेंटल लेवल उसका होना चाहिए, है ना। ये हमारे क्या है, ये हमारे चेक पॉइंट्स है, ये माइलस्टोन्स है। 36 अगर हम वीक्स की बात कर रहे हैं तो वो बिना सहारे के मतलब लगातार थोड़ी देर तक बैठ सकता है, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी आगे की तरफ झुक जाता है और थोड़ा बैलेंस बॉडी का आ जाता है। और 40 वीक्स की अगर हम बात करते हैं तो कैन सिट अप फ्रॉम सुपाइन पोजीशन, अगर वो सुपाइन पोजीशन में है तो उस पोजीशन से वो बैठ सकता है। अगर 48 वीक्स की जब हम बात करते हैं तब क्या है, कैन टर्न साइडवेज एंड ट्विस्ट अराउंड टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट, तब क्या है वो बैठ के साइड में घूम भी सकता है, कोई अगर अगल बगल में कोई सामान रखा है, कोई चीज रखी है, कोई खिलौना रखा है, तो वो ट्विस्ट होके उसको उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। अपनी बॉडी को इतना मूव करने की उसकी कैपेबिलिटी 48 वीक्स तक आ जाती है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो ये वेंट्रल सस्पेंशन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, ये हमारा जो है माइलस्टोन इस वॉकिंग का है। अब न्यू बॉर्न की जब अगर हम बात करते हैं तो न्यू बॉर्न क्या है कि 2 to 3 वीक्स, है ना, 2 अगर हम 3 से हफ्ते की बात करते हैं तो वॉकिंग रिफ्लेक्स शो करते हैं। रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं, इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस। मैम इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस जैसे मोरो रिफ्लेक्स, बेबेंस्की रिफ्लेक्स, या बेबेंस्की रिफ्लेक्स, मोरोन रिफ्लेक्सेस, तो क्या है, हाँ वो उसमें उस समय वो इन रिफ्लेक्सेस को शो करते हैं 2 to 3 वीक्स, ठीक है, 2 से 3 हफ्ते तक इन रिफ्लेक्सेस को शो करते हैं। जब हम 8 वीक्स की बात करते हैं तो कैन होल्ड हेड अप मोर देन मोमेंटरीली, क्षण भर के लिए, ठीक है, बहुत हल्के, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ पीरियड के में बहुत थोड़ी देर के लिए अपना सिर ऊपर उठा सकते हैं। 24 वीक्स की जब हम बात करते हैं तो शरीर का लगभग पूरा मतलब, है ना, क्या, पुट ऑलमोस्ट ऑल वेट ऑफ द बॉडी ऑन द लेग्स, पूरे शरीर का जो पूरा भार है वो अपने पैरों पर डाल सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, कैपेबल है। अगर ये चीज नहीं हो रही है 24 वीक्स में तो दैट मीन्स कहीं लैकिंग हो रही है उसके डेवलपमेंट में, वो कहीं है उसकी बोन्स वीक हैं या कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ में हो सकती है। तो इतना होना चाहिए कि 24 हफ्ते का अगर बच्चा है 24 वीक्स का तो she or he can hold his her body weight। और 28 वीक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाउंस इज विद प्लेजर, तो वो खुशी से थोड़ा उछल भी सकता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी यहाँ तक कैपेबिलिटी उसकी आ जाती है। 36 वीक्स की अगर हम बात करते हैं तो पुल सेल्फ टू स्टैंड, कैन स्टैंड विद सपोर्ट, खड़े होने के लिए वो खुद को अपने आप को खींचता है और कभी कभी सहारे के साथ भी खड़ा हो सकता है। 44 वीक्स में खड़े होकर वो क्या है, एक पैर को भी उठा सकता है। 44 क्या है कि पैर, दोनों पैरों से खड़ा है और ये है कि एक पैर को, अब इतनी कैपेबिलिटी है, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एक पैर पे बैलेंस बना सकता है, कि अपने एक पैर को लिफ्ट कर सकता है, ऊपर उठा सकता है। जब हम 48 वीक्स की अगर बात करते हैं तो क्या है, 2 हाथ पकड़कर या फर्नीचर पकड़कर चल सकता है, ठीक है, किसी के हाथों का होल्ड लेके या फर्नीचर रखा है या कोई और चीज सपोर्टिंग कोई भी और चीज है उसको पकड़ के वो चल सकता है। और 1 साल के जब हम बच्चे की बात करते हैं तो वॉक फ्यू स्टेप्स इंडिपेंडेंटली, किसी भी सहारे की उसको जरूरत नहीं होती है, वो कुछ स्टेप्स को, कुछ कदम अपने आप इंडिपेंडेंटली विदाउट सपोर्ट वो चल सकता है। ये चेक पॉइंट्स हैं। अगर 15 मंथ्स की बात करते हैं तो क्रीप्स अपस्टेयर्स कैन नील विदाउट सपोर्ट, है ना, बिना सहारे के, है ना, घुटनों से टेक लेके वो ऊपर की तरफ अपने स्टेयर्स पे भी जा सकते हैं। तो ये हमारे जो है जो वेंट्रल सस्पेंशन स्टैंडिंग का और वॉकिंग का जो हमने लिया, इनके ये हमारे चेक पॉइंट्स हैं। यही आपके रिसर्च के पॉइंट्स हो सकते हैं। आप किसी पर रिसर्च करना चाहते हो और ये देखना चाहते हो तो ये आपको स्टैंडर्ड्स को इनको रखना पड़ेगा, है ना,
और आप किसी बच्चे की, आपका रिसर्च का टॉपिक केस स्टडीज भी हो सकता है, आपने कहीं की जो है किसी स्लम का लिया है, या आपने कहीं पे वर्किंग मदर्स के बच्चों की ले रहे हो, या आप किसी भी उसमें आप ले सकते हो, कहीं प्री स्कूल के बच्चों की। तो ये आपके स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स हैं, इनसे आपका कंपैरिजन रहेगा उन बच्चों के लिए। ठीक है, किसी जाके आप कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे आप डे केयर सेंटर्स हैं, वहाँ जो बच्चों की पालन पोषण हो रहा है, या घर में जो रहने वाले बच्चे हैं उनका क्या पालन पोषण हो रहा है। कोई आप रूरल एरिया का ले सकते हो, किसी भी तरह का जो आपका इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। पर आपका जो रहेगा असेसमेंट, वो इसके जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स, वो यहाँ से आप देखेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं, जब 18 मंथ्स की बात कर रहे हैं, 18 मंथ्स की हम कह रहे हैं, कैन गेट अप एंड डाउन द स्टेयर्स विदाउट हेल्प, पुल अ व्हील टॉय। ये बिना मदद की सीढ़ियों के ऊपर और नीचे जा सकते हैं। ठीक है, और एक पहिए वाला कोई खिलौना है जिसको वो आसानी से पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं। हम 2 साल की जब बात करते हैं, तब कहते हैं कि वॉक अप एंड डाउन द स्टेयर्स विथ 2 feet ऑन ईच स्टेप। ना, एक एक जो स्टेप है उस पर क्या है, दोनों पैरों के साथ सीढ़ियों से ऊपर नीचे चलते हैं, और अनुकरण कर पीछे की ओर भी, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि बैक साइड में बच्चे ऐसे उतरते हैं, आगे की तरफ में जैसे ऊपर चढ़े, 1-2 सीढ़ी चढ़े, पीछे को फिर वो उतरने की। तो ये चीज जो है डेवलपमेंट इस स्टेज तक 2 साल के बच्चा जो है कर सकता है। ठीक है, उसकी इतना डेवलपमेंट उसका हो जाता है। फिर नेक्स्ट, अगर 2.5 ईयर की बात हम कर रहे हैं, तब क्या है, दोनों पैरों पर बच्चा आसानी से अब जंप कर सकता है, कूद सकता है, दोनों पैरों को ऊपर उठा सकता है। 3 इयर्स के बच्चे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है कि हर एक स्टेप पे, हम जब चढ़ने की सीढ़ियों की बात कर रहे हैं, तो वो हर एक स्टेप पर पैर ऊपर जाता है और नीचे के चरण की तरफ में कूद सकता है। 4 इयर्स की अगर हम बात करेंगे, तब क्या है, एक एक जो उसका स्टेयर्स पे जो एक एक पैर है, वो क्या है, पैर एक स्टेप छोड़ के, है ना, कम्स डाउन स्टेयर्स विद 1 foot ऑन ईच स्टेप, कैन स्किप ऑन 1 foot। मतलब एक सीढ़ी को छोड़ के उसमें इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो इस तरह से वो सीढ़ियों पे चढ़ उतर सकता है। फिर अगर 5 साल की बात करते हैं, तो क्या है, स्किप्स ऑन बोथ फीट। अब हम जब बात कर रहे हैं डेवलपमेंट असेसमेंट, हमने यहाँ पे वॉकिंग की बात की, है ना, सिटिंग की बात की, बॉडी पोस्चर की बात की, जिसको हम असेस कर सकते हैं। अब असेसमेंट हमारा आता है सोशल, मेंटल और लैंग्वेज। ठीक है, जिसको हम सोशल कॉग्निटिव भी कह सकते हैं, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषा। तो ये तीनों चीजों के लिए कहा कि सोशल और मेंटल और लैंग्वेज, ये असेसमेंट किस तरह से। हम यहाँ पे 4 वीक्स की जब हम बात करते हैं, 4 वीक्स की जब बच्चे की हम बात करते हैं, तो क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें फेनोटिपिकली होती हैं, कहने का मतलब है जिनको बाहरी रूप से देखा जा सकता है, उन्हें तो समझना बहुत आसान होता है ना, पर जिन चीजों को हम देख नहीं सकते आंखों से, जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, हम किसी का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट उसके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का, उसका जो संज्ञानात्मक जो विकास है, मेंटल डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, वो भी क्या है, वो रिफ्लेक्शन होगा उसके व्यवहार में, है ना, उसके काम करने के तरीके में। और लैंग्वेज है वो उस तरीके से, किस तरह से बात करने के तरीके। तो क्या है कि लैंग्वेज को तो फिर भी जज करना है, लेकिन सामाजिक विकास और जो है मानसिक विकास को मेजर करना के एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। अगर हम 4 वीक्स की बात करते हैं, 4 हफ्ते का अगर बच्चा है, तो वॉचेस मदर इंटेंटली व्हेन शी स्पीक्स टू हिम। वो माँ को क्या है, बहुत ध्यान से, जब वो उससे के साथ में उसकी केयर कर रही हो और मदर जो है उसको से बात करती है, वो बोल नहीं पाता है पर कुछ भी उसकी तरफ में, तो क्या है, बहुत ध्यान से मदर की तरफ में देखता है वो।
और इस फॉलो ए डेंगलिंग ऑब्जेक्ट अप टू 90 डिग्री, है ना क्वेश्चन ऑन साउंड ऑफ बेल। अगर कोई वस्तु जैसे कोई भी चीज वो प्राम में लेटा है तो अगर है तो वो 90 डिग्री तक उसकी कैपेसिटी है कि वो उसकी तरफ में अपना क्या ध्यान केंद्रित करता है, या कोई साउंड, कोई बेल की साउंड हुई है, ये कैपेबिलिटी 4 वीक्स तक होती है उस बच्चे के अंदर। हम 6 वीक्स की अगर बात करते हैं तो सोशल स्माइल उसकी, है ना, जहाँ वो कंफर्टेबल फील करता है, कोई केयर टेकर है, कोई और मदर के अलावा, तो जब वो उसके पास आता है तो अपने आप ही स्माइल देना शुरू करते हैं। दिस इज द सोशल स्माइल, सामाजिक मुस्कान उसको कहते हैं, कि वो देख के, स्ट्रेंजर्स को देख के नहीं, जिनको वो जानता, अपनी मदर है या जो भी केयर टेकर है, उसके कोई सिबलिंग है, जो उसका भाई बहन है उसके पास में आता है, तो उसको देख के वो सोशल स्माइल देते हैं। और फॉलोज मूविंग पर्सन, और कोई अगर मूव कर रहा है उसके आसपास जहाँ पे वो लेटा हुआ है, तो वहां पे मूव कर रहा है तो उसकी मूवमेंट पर, है ना, इधर से उधर जा रहा है तो हल्का सा वो उस पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है, वो चलते फिरते पर उसको देखने की कोशिश करता है। अगर 8 वीक की हम बात कर रहे हैं, 8 हफ्ते की अगर हम बात करते हैं, तब क्या है, 8 वीक्स में क्या है कि वो एक तरफ, एक जगह पर उसकी कैपेसिटी इतनी हो जाती है कि एक जगह पे वो कह सकते हो कि एकदम टकटकी लगा के, है ना, ध्यान केंद्रित वो कर ले लगता है ना। और आंख से आंख मिलाना, इस ये चीज इससे पहले नहीं उसकी आती थी। अगर उसकी मदर भी है या जो भी और कोई केयर टेकर है, तो वहां से उसका आई टू आई कांटेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अगर 12 वीक्स की जब हम जब 16 वीक्स की बात कर रहे हैं, तब क्या है कि बच्चे जब उसका फीड या मदर, या कभी आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है या बाई चांस बॉटल भी फीडिंग हो रही है, तो जिस समय बॉटल फीडिंग के सामने उसका अगर मिल्क, अगर वो क्या कहते हैं, ये जो प्रिपेयर्ड मिल्क होता है, जो डिब्बे वाला दूध है, वो उस समय प्रिपेयर उसके सामने कर रही है, तो उस समय बहुत ज्यादा, उस समय वो अपने आप में उत्साह जैसा, है ना, उस समय उसको बहुत एक्साइटमेंट, उस समय वो शो करेगा। और अगर ये मदर फीड, ब्रेस्ट फीड भी करा रही है, तो जब तक वो उसका ब्रेस्ट, उसका निपल उसके मुंह के पास नहीं जाता है, तब तक भी उसकी ऐसी हलचल जो है रहती है, बहुत अपना वो जो है एक्साइटमेंट शो करता है। और कभी कभी हंसना भी मतलब शुरू कर देता है, अपने सिर को भी घुमाता है, उसकी इस तरह की एक्टिविटीज इस 16 वीक्स में अगर आपने ऑब्जर्व की होंगी तो ये चीजें देखनी। अपना तो आपको नहीं याद होने का सवाल नहीं उठता है, लेकिन आपने अपने, है ना, सिबलिंग का या अपने किसी और उसका ऑब्जर्व किया होगा, तो इस तरह की वो एक्टिविटीज करते हैं। ये कहीं भी, मैं बीच बीच में इसलिए कह रही हूँ, ये कहीं भी बीच में चीजें छूट रही हैं तो दैट मीन्स वो सही उसमें डायरेक्शन में डेवलपमेंट उसका सोशल है, मेंटल है ना, लैंग्वेज कहीं अफेक्टेड हो रहे हैं। जब हम बात करते हैं 20 वीक्स की, 20 हफ्ते की बात करते हैं, स्माइल्स एट मिरर इमेज एंड ड्राई ड्यूरिंग डे टाइम इफ टॉयलेट ट्रेन। ये भी है कि वो कभी कभी जो अपनी मिरर में इमेज देखते हैं तब भी मुस्कुराते हैं। अगर रखा जाता है कहीं उनको इस तरह का सामने मिरर उनके रख दिया जाए और दिखाया जाए, तो वो उस समय में उनकी स्माइल आपको देख के, सेल्फ को देख के स्माइल उनकी शुरू हो जाती है। इसके बाद में अगर उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी गई है, तो टॉयलेट अगर ट्रेनिंग उनको दी गई है, तो वो अपने को क्या है, क्या रखते हैं, सूखा ही रखते हैं। सूखा रखने से मतलब, कहने का मतलब है कि टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कि वो देखा है जब टाइम टाइम से बच्चे को यूरिनेट कराया जाता है, उसको कराया, तो वो एक तरह से ट्रेनिंग उसको जब होती है, तो वो उस समय जब तक उसको नहीं कराया जाएगा, उसको उठा के नहीं ले जाएगा, तब तक वो नहीं करेगा। तो ये चीजें, ये कैपेसिटी, ये डेवलपमेंट उसके अंदर इस स्टेज तक आ जाता है 20 वीक्स तक। अगर 28 वीक्स की हम अगर बात करते हैं, तब क्या है, उस समय में 28 वीक्स में इमिटेट एक्शंस एंड साउंड्स, एंजॉयज, है ना, पीक बू एंड पैट दिया हुए गेम्स हैं, रिस्पॉन्स टू नेम, पैट्स मिरर इमेज, सेज, मोनोसिलेबस लाइक बा, दा, मा, वो इस तरह के शब्दों को बोलने लगता है, एक्शंस को इमिटेट करता है, नकल करता है, और इस तरह की आवाजें उसके मुंह से निकलने लगती हैं।
32 वीक्स की अगर हम बात करते हैं तो ध्वनियों का भी वो है ना, जो वॉइस है, जो आवाजें आती हैं उनकी भी नकल करना वो सीख जाता है, और कभी कभी नहीं का भी जो है जवाब देने लगता है। उसके मुंह से माँ माँ का शब्द है, बाबा है, इस तरह के शब्द भी निकलना शुरू हो जाते हैं। 40 अगर हम वीक्स की बात कर रहे हैं तो क्या है, वो है कभी माँ के कपड़ों को, है ना, जो मदर है या कोई केयर टेकर भी हो सकती है मदर के अलावा उसके, तो उनके कपड़ों को खींचना शुरू कर देता है, उसकी अपनी जो है ग्रिप में लेके, अपने पाम में उसके ग्रिप में लेके कपड़ों को खींचता है। बाय बाय करना, है ना, वेव करना, हाथों को हिलाना, ये भी सीख जाता है उसको। और ये सब चीजों को बार बार वो दोहराने की कोशिश करता है, और उन चीजों को और ज्यादा दोहराता है कि जिन चीजों के करने से, है ना, कोई उसको हंस रहा है, उसकी केयर टेकर और फैमिली मेंबर है या जो भी उसके आसपास है, उसकी जिस एक्टिविटी से करने से, तो उसका रिपीटिशन वो फिर से करता है ना, जो काम को देख के कोई हंस रहा है तो वो और ज्यादा उसका, तो ये क्या है, ये चीजें क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। भाई सामाजिक विकास कैसे, जो हम अगर बड़े की बात कर रहे हैं, किसी हम एडोलेसेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या है कि हम उन्हीं कामों को करते हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, जिससे सोसाइटी क्या है, जिनको सही मानती है, उन्हीं कामों को तो करना चाहते हैं, तभी हम कहेंगे कि हमारा सोशल डेवलपमेंट है और सोशल मैच्योरिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल, बड़े बच्चे से कहा जाए कि भाई घर में कोई अगर मेहमान आ रहा है तो उनको क्या है, विश करना है, तो ये क्या है, एक सामाजिक विकास का क्या है, सामाजिकता तो है ये, कि आप दूसरे को सम्मान देना है, बच्चे हैं आप अपने बड़ों से सम्मान देंगे, तो क्या है, उसको क्या है, सोसाइटी, है ना, फैमिली से मिलके ही समाज बनता है, सोसाइटी बनती है, तो वो उसको क्या कर रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है, उसके उस व्यवहार को क्या है, प्रेज कर रही है। तो यहाँ पे भी क्या चीज आई कि जहाँ पे खुश हो रहा है, मदर है या कोई भी है, तो क्या हो रहा है, उसको यहाँ प्रेज मिल रहा है, दैट मीन्स वो समझ रहा है कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये रिकॉग्नाइज करा जा रहा है, मतलब दूसरे के द्वारा, इसकी मदर के द्वारा या केयर टेकर के द्वारा, तो वो हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, दैट मीन्स मैं फिर उस एक्टिविटी को रिपीट करूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम 1 साल की अगर बात करते हैं तो अब क्या है कि अगर उसको खिलौने हैं, बुक्स हैं, जिस पिक्चर वाली बुक है, पिक्चर की बुक है ना, और अपने, हाँ, उसको क्या है, वो अपने सिर को भी हिलाना और इस तरह की चीजें, 2-3 शब्द को भी कहना सीख जाता है। और फिर हम 1.5 साल के बच्चे की अगर बात करते हैं तो क्या है, उसका थोड़ा सा वोकैबुलरी, जो उसका शब्द भंडार भी बढ़ता है ना, और वो 1.5 साल का बच्चा अगर डिफिकेशन, उसका अगर पॉटी वगैरह आ रही है तो वो इंडिकेट कर सकता है, उसको बता सकता है कि हाँ भाई उसको ये अभी करना है, या वो वेट हो गया है, गीला हो गया है, या जो भी चीज है वो बताना सीख जाता है। 3 इयर्स में नॉर्मल स्पीच है, आराम से बोलने लगता है ना, और अपने आप में जो है टॉयलेट करना है, ड्रेस पहनना, उतारना, ये सब चीजें उसके अंदर, ये कहीं चीजें बच्चे नहीं कर पाते हैं। उसके रीजन हम ये नहीं कह सकते एबनॉर्मलिटी, आप बिल्कुल नहीं समझें, क्योंकि उसके पीछे दूसरा फैक्टर ये भी है, स्टैंडर्ड्स तो मान लिए, मैं बार बार ये कहती हूँ ना कि लर्निंग और मैच्योरेशन दोनों चीजें साथ में चलती हैं, है ना, लर्निंग और मैच्योरेशन दोनों चीजें साथ में चलती हैं, क्योंकि मैच्योरेशन तो हो गया, हमने यहाँ कह दिया कि 1.5 साल के बच्चे का वो प्रॉपर स्पीच हो गया, पर अगर लर्निंग उसकी नहीं हुई है, उसको उसने सीखा नहीं है, उसको सीखने में मोटिवेट नहीं किया गया है, या वो उसको एटमॉस्फेयर ही नहीं मिला है ना, भाई बोलना कब सीखेगा, जब वो सुनेगा पहले। अगर इस तरह की चीजें नहीं है कि बच्चे ने किसी के शब्दों को ही, क्योंकि मैंने पहले भी मैंने कई बार क्लास में कि बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, भाई कुछ तो इनबॉर्न उनके कैपेसिटी होती है, इनबॉर्न जिनको हम कहते हैं कि उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और बाकी तो वो क्या करते हैं, इमिटेट करके ही सीखते हैं ना, अनुसरण कर ही सीखते हैं। तो इमिटेशन, तो ये यहाँ पे ये भी इफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल एबनॉर्मलिटी तुरंत ना समझिए है कि हम ये समझे कि कोई हम ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं, है ना,
कोई हम स्टैट्स और मैथमेटिक्स से डील नहीं कर रहे हैं कि हमने 1.5 साल की बात कही कि 1.5 है तो ये इंडिकेटर्स हो गए कि आना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हो सकता है उसके पीछे और फैक्टर्स को हमें देखना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या चीजें हैं। मैच्योरेशन तो आ गया, हो सकता है कहीं लर्निंग में कमी है जिसके वजह से वो पीछे है। अगर वो चीज भी नहीं है, दूसरा भी हमने चेक पॉइंट देख लिया कि लर्निंग भी ठीक चल रही है, और तब हमने देखा, तब हमें जरूरत पड़ेगी कंसल्ट करने की, है ना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तब कंसल्ट करने की जरूरत पड़ेगी कि कहीं कोई गैप्स हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। हाँ ना तो बोल दिया करो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारा जो आया है, अब हम माइलस्टोन्स ये ले रहे हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स के, ठीक है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की। इसको बहुत सिंपल है, देख के समझना। 3 मंथ्स के बच्चे का जो है नेक होल्डिंग, उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। 5 महीने की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, बैठ पाते हैं बट विथ सपोर्ट की जरूरत होती है, पर बैठना सीख जाते हैं। 8 मंथ्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, बच्चे सिटिंग विदाउट सपोर्ट, है ना, बैठते हैं पर उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। 9 मंथ की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंड, बच्चे खड़ा हो पाता है लेकिन उसको सपोर्ट, वो चाहे किसी के कोई भी जो है केयर टेकर है, जो मदर है, उसके सपोर्ट लेके या किसी ऑब्जेक्ट का सपोर्ट लेके, जैसे कहा ना पीछे देखा था फर्नीचर है या कोई और चीज को पकड़ के। पर 10 मंथ्स का जो है वॉकिंग विद सपोर्ट, चल सकता है लेकिन सपोर्ट। 11 मंथ्स की हम बात करते हैं तो बच्चा जो है उसकी क्रॉलिंग करने लगता है, रेंगने लगता है। 11 महीने का बच्चा रेंगना, ऐसे उल्टा लेट के पेट के बल में, पीछे पीछे जो है अपने जो अंगूठा होता है, अंगूठे से क्या करेगा, जो फर्श है उसको, ठीक है, उस पे अपना प्रेशर देगा और आगे की तरफ में खिसकेगा, ठीक है। 12 मंथ्स के अगर हम 12 महीने के बच्चे की बात करते हैं तो स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट। तो 12 महीने में 1 साल के बच्चे को जब हम स्टैंडर्ड नॉर्म्स की बात करते हैं, जब असेस करते हैं, तो हम 1 साल के बच्चे को कहते हैं कि उसे खड़ा होना आना चाहिए बिना सपोर्ट के, ठीक है। अब मैंने फिर पीछे बात कही कि अगर इससे आगे पीछे हो रही है तो वो कहीं से पीछे, बहुत सारी जिसके पीछे फैक्टर, अगर वो फैक्टर भी सही चल रहा है तब यहाँ पे जरूरत है कि दिखाने की जरूरत। 13 मंथ्स की अगर हम बच्चे की बात करते हैं तो वॉक कर सकता है बिना सपोर्ट के। 18 मंथ्स का दौड़ सकता है। 24 मंथ्स का अगर बच्चा है तो वॉकिंग कर सकता है, अपनी स्टेयर्स पे जा सकता है। 36 मंथ्स का जो अगर बच्चा है तो राइडिंग ट्राईसाइकिल, 3 पहिए की साइकिल को आसानी से वो चला सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं फाइन मोटर की बात कर रहे हैं, फाइन मोटर डेवलपमेंट की। इसमें क्या है, 4 मंथ्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि ग्रास पे रेटल और रिंग्स व्हेन प्लेस्ड इन हैंड, तो उनकी जो है कोई अगर इस तरह का कोई जो है हाथ में जो है खिलौना, जो रेटल होता है नहीं, बसता है अंदर, उसमें लगे होते हैं, तो वो रख दिया जाए या कोई रिंग रख दी जाए, तो वो अगर उसके रखी जाती है तो वो क्या है, उसको अंदर ग्रास्प कर लेता है, थाम लेता है। ये देखो जरा सा बीच वाली एक फिगर दिख रही है आपको, हैंड दिया हुआ है, यस मैम। उंगली दी हुई है उसको ग्रास्प करने की। तो 4 मंथ्स के बच्चे की ये, अगर ये चीजें लैक हो रही हैं, है ना, मैंने ये कहा कि आगे पीछे प्लस माइनस चलेगा, लेकिन अगर ये हो रहा है उसकी ग्रेस्पिंग, तो कहीं ना कहीं फाइन मोटर, है ना, स्किल्स डेवलपमेंट का फाइन मोटर, उसकी कहीं मसल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। 5 मंथ्स के अगर हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो क्या है कि वो किसी वस्तु के पास पहुंचता है और उसे दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करता है ना, दोनों हाथों से वो उसको होल्ड करने की कोशिश करता है। 7 मंथ्स के बच्चे की हम बात करें, वो हथेली से पकड़ने की कोशिश करता है अपने पाम से, ठीक है, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स विद क्रूड ग्रास्प फ्रॉम पाम, वो अपने हथेली से पकड़ नहीं पाता है, बस उससे कोशिश करता है इधर उधर उस चीज को हिलाने की। और 9 मंथ्स का जो 9 महीने का बच्चा है, देखना जरा फर्स्ट फिगर को देखना, होल्डिंग ऑब्जेक्ट लाइक ए पैलेट बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब,
ठीक है, इसको पिंसर ग्रास्प कहते हैं। ये क्वेश्चन है आपका नेट का, ठीक है। पिंसर ग्रास्प जो है वो अपनी किसको, कौन सी फिंगर को, जो पहली वाली फिंगर होती है, और अपने अंगूठे से, है ना, इंडेक्स फिंगर से और अपने थंब से कोई भी चीज है उसको पकड़ने की, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, उससे कोशिश करता है उसको होल्ड करने की। इसको हम पिंसर ग्रास्प कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज की। हम जब बात करते हैं, है ना, भाषा विकास की, तब आती है कि 1 महीने की हम बात कर रहे हैं, तो अपने वो हेड को टर्न करने लगता है साउंड पर। यहाँ बोल नहीं रहा है, हम बात कर रहे हैं, वो सुनने लगता है अपने हेड को। कहीं आवाज आ रही तो 1 महीने का बच्चा अपने हेड को, जिधर से उसको आवाज सुनाई दे रही है वहां से, अपने मदर की या कोई और भी किसी तरह की भी साउंड है। 3 मंथ्स के बच्चे में क्या है, तब वो क्या है, कोइंग जो है ना, प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ पढ़े हैं ना, प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ पढ़े हैं, कम्युनिकेशन स्पीच फॉर्म, प्री स्पीच फॉर्म्स, कोइंग, बाबलिंग, Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो चीजें सब हैं वही हैं ये, है ना। अब ये आपको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखना है। 6 मंथ्स की हम बात करते हैं, तो मोनोसिलेबल्स जो है, माँ, बा, इस तरह के वर्ड्स को जो है बच्चा बोलना, कैपेबिलिटी उसकी डेवलप हो जाती है और बोलने लगता है, अगर सही उसका डेवलपमेंट चल रहा है। 9 मंथ्स के बच्चे की बात करते हैं, तो 22 लेबल्स वर्ड जो है ना, 2 बार रिपीटिशन, माँ माँ, बा, इस तरह का उसका जो है लैंग्वेज यहाँ से डेवलपमेंट हो जाता है। 12 मंथ्स का बच्चा 2 शब्दों को, है ना, विद मीनिंग, अर्थ के साथ, ठीक है, 2 शब्दों को बोल लगता है जिसका अर्थ होता है, वो बोलना सीख जाता है। 18 मंथ्स की अगर हम बात करेंगे, तो 10 वर्ड्स बच्चे की जो है यहाँ पे स्पीच डेवलपमेंट हो जाता है, और विद मीनिंग, जिसका अर्थ भी उसको पता होता है, बोलने से पहले अर्थ भी उसको समझ में आता है। 24 मंथ्स की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस है। 36 मंथ्स में वो आराम से किसी स्टोरी को भी बोल सकता है। ये 36 मंथ्स तक उसकी इतनी जो है, जो डेवलप जो स्किल्स है, लैंग्वेज जो स्किल्स है उसकी, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हैं 36 मंथ्स तक, कि वो आराम से स्टोरी को नरेट कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्सनल सोशल स्किल्स की। पर्सनल सोशल स्किल्स में 2 मंथ्स में सोशल स्माइल, जो भी पहले भी बात आई। 3 मंथ्स की बात करते हैं, मदर को रिकॉग्नाइज करना सीख जाता है, मदर को पहचानना सीख जाता है। 6 मंथ्स में स्माइल्स एट ए मिरर इमेज, है ना, जब उसको ये देखो फिगर, आप फोटो दिखाई दे रही है आपको, 3rd 1 वाली फिगर दिखाई दे रही है फोटो, Yes, ma'am. Yes, मिरर ma'am. इमेज, है Yes, ना, ma'am. स्माइल करना यहाँ पे सीख जाता है। और 9 मंथ्स का जो है वेव्स, बाय बाय कहना उसको यहाँ पे का। 12 मंथ्स का बच्चा प्ले सिंपल बॉल गेम, नॉर्मल सिंपल गेम है। तो 1 साल का बच्चा 36 मंथ्स नोज जेंडर, यहाँ उसको जेंडर जो 36 मंथ्स का हो जाता है। पर्सनल सोशल स्किल्स में जो हम बात करें, वो लिंग को जानना सीख जाता है कि बॉय और गर्ल में क्या, कौन बॉय है कौन गर्ल है। कब बच्चे को अगर इस तरह से बोल दिया जाए, तो वहां 36 मंथ्स में बच्चे को ये चीजें जानने आ जाती है उसको। अब हम यहाँ पे देखते हैं टारगेट माइलस्टोन्स की बात कर रहे हैं, कि कौन कौन से टारगेटेड माइलस्टोन्स हैं जिनको हम जो असेसमेंट में चीजों को लेंगे। किसी भी बच्चे में ये चीजें मैंने नीचे देखिए पॉइंट्स जो जहाँ पे दिए गए हैं, अगर लैक ऑफ सोशल स्माइल बाय 2 मंथ्स, है ना, ये सारे टारगेट माइलस्टोन्स हैं। 2 महीने के बच्चे में सोशल स्माइल नहीं है, कोई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, कोई जो है वो किसी तरह की वो नहीं दे रहा है। अच्छा, मैं एक केस इसकी तरह से डिस्कस कर रही हूँ। एक जो है इस समय जो है वो एक वो चल रहा है, मुस्कुराएगा इंडिया, एक प्रोग्राम चल रहा है, मुस्कुराएगा इंडिया काउंसलर्स। तो मैं उसमें एज अ काउंसलर हूँ, जो प्रोग्राम। तो उसमें जो है कुछ कुछ जो है वो आते हैं काउंसलिंग के लिए, कुछ फोन्स आते हैं, फोन अभी फोन से ही काउंसलिंग जो सेशंस होते हैं।
तो उसमें एक केस आया था, डिस्कस किया था, तो उसमें वो बच्ची इस समय 2.5 साल की बच्ची है ना, 2.5 साल की बच्ची है, और वो 2.5 साल की बच्ची मतलब मदर से न फादर से कोई भी ना कुछ बोलती है ना, और ना उसका इतना अटैचमेंट रहता है न पास में जैसे आके खेलना। 2.5 साल के बच्चे की एक कैपेसिटी होती है, यहाँ हम बात कर रहे हैं 2 महीने के बच्चे की सोशल स्माइल की, है ना, पर वो 2.5 years की बच्ची जो है का कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है अपनी मदर से भी, बस चीजों को है खाना है कोई किसी तरह की। तो मदर ने ये समझा कि कभी कभी बच्चे लेट बोलते हैं या वो, लेकिन अफेक्शन तो शो करे, है ना, अफेक्शन भी शो नहीं करती है। तो ये चीज, ये केस इस तरह से क्या कहते हैं आया, तो उनसे पूछी भी जो है मैंने, चीजें कुछ डिस्कस की कि वो कब से है, और उस तरह से देखा उससे पहले तो कोई फेस मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं, 2.5 years अगर मदर स्माइल भी कर रही है तब भी कोई उसमें जो है वो नहीं है, और बोलती नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज अभी तक 2.5 साल तक पेरेंट इस चीज को चेक नहीं कर पाए, मदर ये चेक नहीं कर पाई कि कहाँ इतनी डिफॉर्मिटी है, या वो हो सकता है कि मतलब सुनती भी ना हो, है ना, उसको चेक नहीं किया गया कि वो सुनती भी ना हो, क्योंकि भाई बोलना तो बच्चा तब सीखेगा ना जब सुनेगा। भाई बच्चा को ये तो है नहीं कि मदर के जब होता है जन्म के बाद में उसको पता है कि हाँ इसको टेबल कहते हैं, इसको चेयर कहते हैं, इसको स्पून कहते हैं, या किसी भी चीज को सामान उसका कोई भी खिलो, भाई वो दूसरा जब बोलता है उसी को तो इमिटेट करता है, उसी से तो जानता है। तो ये सब चीजें अभी तक ये फोकस ही नहीं किया। देख लो कितना डिफरेंस है कि हम जो कहते हैं ना कि क्यों नीड है टू स्टडी द चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी करने की, ये चीज पता ही नहीं कि अभी तक। अगर इस चीज में अगर कहीं हो सकता है उसके सुनने में, तो अर्ली स्टेज में अगर उस चीज का कर दिया जाता। अब तो ये चीजें हैं कि बॉर्न होने के बाद में आईज का टेस्ट, है ना, और वो करा जाता है, लेकिन कहीं कहीं जरूरी नहीं कि चीजें होती हैं। तो पहला मैंने कहा लैक ऑफ सोशल स्माइल, है ना, ये यहाँ पे टारगेट माइलस्टोन्स हैं, ये पॉइंट आउट है। एब्सेंस ऑफ स्टेबल हेड कंट्रोल बाय 4 months, अगर 4 महीने में उसका हेड कंट्रोल बच्चे का नहीं है ना, तो यहाँ देखने की जरूरत है। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द मदर बाय 6 months, अगर वो माँ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है 6 महीने में, है ना। इनएबिलिटी टू सिट व्हेन पुल्ड टू सिट बाय 6 months, है ना, बैठने में असमर्थ है 6 महीने का बच्चा, ठीक है। और बैठने के लिए अगर उसे खींचा भी तो वो क्या है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट सिटिंग विदाउट सपोर्ट बाय 8 months। तो ये सब चीजें चेक पॉइंट्स आ जाते हैं, इसको देखने की जरूरत हो जाती है। 9 महीने का बच्चे क्या है, उसमें अगर वो रेंग नहीं पा रहा है ढंग से, उसको 9 महीने का रेंगना शुरू हो जाना चाहिए, क्रीपिंग उसकी हो जानी चाहिए शुरू। 1 साल का बच्चा अगर बिना सहारे के, है ना, खड़ा होने में असमर्थ है, और 18 months के बच्चे में क्या है, चलने में अगर वो कैपेबल नहीं है। 1 वर्ष की बच्चा जो है क्या है, उसकी जो है जो बैबलिंग, है ना, बाय द एज ऑफ 1 year अगर नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स क्या है वो फिर आगे की चीजें जो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी क्या होगा, ब्लॉक होगा। यहाँ पे ये टारगेट माइलस्टोन्स हैं। और बच्चा 3 साल तक का बच्चा अगर सेंटेंस फॉर्मेशन उसमें नहीं आ रही है, लैक ऑफ पिंसर ग्रास्प, जो मैंने अभी पीछे कहा था ना, कि अगर उसमें थंब, है ना, और इंडेक्स फिंगर से अगर वो उसमें ये नहीं 1 year तक उसमें कैपेबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं उसके फाइन मोटर डेवलपमेंट में। तो ये सारे सारे जो है टारगेट माइलस्टोन्स है। इनएबिलिटी टू प्ले इंटरेक्टिव गेम्स बाय द एज ऑफ 1 year, है ना, 1 वर्ष की आयु में अगर इंटरेक्टिव गेम नहीं अगर खेल रहा है, तो ये सब चीजें जो है देखने की जरूरत है। डेवलपमेंटल असेसमेंट के दीज चिल्ड्रन शुड बी सब्जेक्टेड टू ए डिटेल्ड डेवलपमेंट असेसमेंट बाय एन एक्सपीरियंस डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। यस अब मैम। ये, हाँ, अब ये डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग चार्ट की बात हम कर रहे हैं, ये कुछ होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, आगे थोड़ा डिस्कस आप लोगों से वो भी करना है मुझे। ये कुछ स्क्रीनिंग चार्ट्स हैं, हम स्केल्स भी कहते हैं, ठीक है।
जैसे ये बेले का डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग चार्ट है, ये बेले का जो स्केल है, ठीक, इसको जो ये जो है 1 से लेके 42 1 to 42 मंथ्स ऑफ एज की, है ना, उस बच्चे की क्या क्या चीजों को जज करता है, सुना है बेले का, बेले डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग चार्ट, बेले स्केल पढ़ा है पहले? यस मैम, BSID स्केल पढ़ा है। ये बिहेवियर को स्केलिंग करने के लिए होता है, सोशल बिहेवियर को स्केलिंग करने के लिए बच्चों में यूज किया जाता है। हाँ, मतलब यही है जो आप अगर किसी तरह आप जिस आप फील्ड में आप इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है आपका, आप कोई लेना चाहते हैं सब्जेक्ट, तो उनमें इन स्केल्स का यूज कर सकते हैं। ये आपको आपकी जो भी आप रिसर्च आप करना चाहते हैं जिस फील्ड में जो आपका है, तो इन स्केल्स की हेल्प हो जाती है। इन स्केल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं। ये इस तरह से, ये नेक्स्ट देखिए, ये है त्रिवेंद्रम, ये नहीं सुना मैम, है? ये नहीं पढ़ा मैम। ये त्रिवेंद्रम जो है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग ये चार्ट है। इसका क्या है, ये जो है बिलो 2 इयर्स, है ना, ये जो है पैरामेडिकल हेल्थ वर्कर्स इसका यूज करते हैं मेनली, 2 साल से कम बच्चे की। तो इस जो है जो ये टेस्ट रहता है, इसमें क्या है कि अलग अलग जो है मापदंड बनाए हुए हैं। इसमें जो 17 जो है सिंपल टेस्ट आइटम्स हैं, ठीक है, जिनको जो है कहने में 67 मोटर आइटम्स इसमें लिए गए हैं। जो बेले स्केल है जो उसका, उसी का थोड़ा सा इसमें जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं। फिर है आपका ये एक बड़ौदा डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। ये सब बच्चों के हैं, टेस्ट तो बहुत सारे हैं, जहां मैंने अभी बच्चों की बात में कर रही हूँ और आगे भी बताऊंगी टेस्ट को। ये बड़ौदा डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट है, BDSE, है ना। ये क्या है, ये जो बेले के पैमाने जो करे गए स्केल है, इसमें 22 मोटर आइटम्स को रखा गया है। इसमें क्या किस किस चीजों को करा जाता है, बच्चे की जो है मानसिक, है ना, और उसकी कौन सी मोटर डेवलपमेंट को उसके, और मेंटल, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इससे असेस किया जाता है इस स्केल के द्वारा। इसमें 22 मोटर आइटम्स दे रखे हैं और 31 जो है मेंटल आइटम्स दे रखे हैं। उनके द्वारा बच्चे को असेसमेंट किया जाता है। कुछ एक्टिविटीज इस तरह की बच्चे को कराई जाती हैं, तो उन एक्टिविटीज से बच्चे के जज किया जाता है, उससे स्केलिंग से। फिर आता है नेक्स्ट, ये इसको सुना होगा, इसे सुना होगा, विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल। विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल सुना है? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, ये जो है क्या है, सोशल मैच्योरिटी को जो है जज किया जाता है ना। सोशल स्किल्स कितने क्या है, सोशल मैच्योरिटी को जज करने के लिए ये स्केल का यूज किया जाता है, विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल। और एक और है डॉक्टर नलिनी राव का सोशल मैच्योरिटी स्केल भी है, ठीक है, एडोलेसेंट्स के लिए। तो इन स्केल से यूज करके सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो आप स्केल कर रहे हो तो उसको चैलेंज नहीं कर सकता कोई रिसर्च को, है ना। आप अगर अपनी स्टडी में उन स्केल्स का यूज कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्डाइज स्केल है। आप किसी चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई भी आप किसी भी उस पे आप ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट का देख रहे हैं, या लैंग्वेज देख रहे हैं, या मेंटल देख रहे हैं, कॉग्निटिव देख रहे हैं, या सोशल देख रहे हैं, या इमोशनल देख रहे हैं, है ना, कोई भी आप कोई मेच्योरिटी या डेवलपमेंटल लेवल देख रहे हैं, स्केल्स का आप यूज करते हैं, तो वो इसकी ऑथेंटिसिटी रहती है ना, वो जो है ऑथेंटिक मानी जाती है रिसर्च, उसमें कोई चैलेंज नहीं हो सकता। ये दिया है विनलैंड सोशल मैच्योरिटी जो है स्केल है। ये स्केल सब जो है आपको आगरा, है ना, वहां से, अब तो आप ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा, अब तो अमेजोन वगैरह है, अगर यूज करते हैं तो इनको स्केल्स को मंगा सकते हैं। इसके बाद ये डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट है ना। ये जो है क्या कहते हैं 1969 में जो है, ये 6 साल की उम्र तक बच्चों के जो है
जो उसकी उनकी डेवलपमेंटल जो है ना, प्रोग्रेस है, उसको जज करने के लिए स्केल का यूज किया जाता है। ये स्केल है, इसकी फोटो है ये। इसके बाद में ये आता है सेंग्यून फॉर्म बोर्ड। ये भी है, ये बच्चे के क्या है, इसको ये जज करता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन को, है ना, बच्चे के आंख और हाथ किस तरह से कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको जज करने के लिए बच्चे के जो है उसकी इतनी संज्ञानात्मक विकास के अंदर इसमें भी सीला जो है, माइक ऑन है, स्पीकर ऑन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये है, इसमें जो फिगर्स रहती हैं और इसमें मैम आपकी वॉइस चली गई। शुभम मैम है आपको? आत्मन, शुभम मैम, आत्मन, आत्मन, मुझे को होस्ट बनाओ। होस्ट ये मैं जो स्केल, बाकी स्केल्स की बात कर रही थी, ये एक स्केल देखो, ये पेरेंटल एटीट्यूड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है। ये जो डेवलप किया गया है ये कानपुर का ही है, कि ये पेरेंटल एटीट्यूड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है। इसको आप अपना, अगर कोई आपका टॉपिक उसमें है तो इसको इसमें यूज कर सकते हो।
CD में एक यही है, ह्यूमन डेवलपमेंट आप जो लेते हो इसमें स्केल्स बहुत है, तो आप जो भी लेते हो तो उसमें क्योंकि जिस भी उस पे आप फील्ड पे करना चाहते हैं तो स्केल्स अवेलेबल है, उन स्केल्स का यूज कर सकते हैं। तो ऑथेंटिसिटी आपकी रिसर्च की जो है वो बढ़ जाती है कि आप लेते हैं स्टैंडर्डाइज, तो उसमें कहीं एरर की कमी, एरर आना बहुत मतलब ये होता है कि एरर बहुत कम आता है। ये चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस रिपोर्ट, ये मैंने जो बताया था डॉक्टर नलिनी राव का सोशल मैच्योरिटी स्केल है। बहुत सारे स्केल हैं, डॉक्टर भार्गव का जो है वो सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी स्केल है, बहुत सारे। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे जो है किस तरह से रिसर्च प्रपोजल की बात है ना, किस तरह से आप रिसर्च प्रपोजल किस तरह से आप बनाएंगे। थोड़ा सा कोई, अब ये ऐसा नहीं वन वे मेरे साइड से नेटवर्क इशू था। अब मैं कनेक्ट हूँ ना। यस मैम। यस मैम। अब हम लोग रिसर्च प्रपोजल के लिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यस अब ये वन वे नहीं रहेगा है ना डिस्कस। कैसे जो है रिसर्च प्रपोजल का जरा सा बताइए, कैसे जो है तो कौन क्या प्रोफेसर एंड समझाए। हेड डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट, दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज। और बाकी आप कहें तो मैं आपको अपना बायोडाटा सेंड कर सकती हूँ। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। अच्छा, चलो पहले सबसे हाँ जी, ये पहले मेरा एक व्हाट्सएप चीज, नंबर है। शुभम मैम बायोडाटा आपका, सेंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी मैं कुछ और काम कर रही हूँ। शुभम तो मैं क्या मैम, थोड़ी देर में कर दूँ? शुभम मैम शुभम हमें लग रहा है बीच में बोल रही, शुभम की आवाज है वो, तुम कंटिन्यू रखो अपना। बॉम्बे में, और इसके अलावा कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेशन रहा है इंडिया आर्ट फेस्टिवल में। और अभी एक शो किया है पेरिस में, पेरिस आर्ट फेयर हुआ था उसमें पार्टिसिपेशन था। और इसी तरह से, हाँ, और इसी तरह से लंदन में 2 शोज किए हैं। और ऐसे ही कंटिन्यूअसली शोज किए हैं। बताएं। शुभम शुभम मैम
हाँ शुभम, जी, मुझे बस थोड़ा सा, अभी मैं कुछ और काम कर रही थी एक्चुअली, तो मैं जैसे ही फ्री होती हूँ मैं सेंड कर देती हूँ। हाँ, ओके ओके, मैं चलो कंटिन्यू करो अर्चना, बात खत्म हो गई। म्यूट कर दिया है, होस्ट बनाया है इन्होंने। अच्छा, अब रिसर्च, ये जो प्रपोजल के लिए हम बात करेंगे, सबसे पहले ये समझ लो कि करना क्या है ना। और क्योंकि रिसर्च यहाँ से, ये सबसे बड़ी चीज दिमाग में ये आनी चाहिए कि हमको करना क्या है, कहाँ। क्योंकि अभी बहुत कुछ दिमाग में, इतना कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। टेक्सटाइल अलग है, सीडी अलग है, न्यूट्रिशन अलग है, अलग अलग अपने, है ना। सबसे पहले आप लोग अपना जो है, जो आपका फील्ड ऑफ, जो आपका इंटरेस्ट है ना, बिना इंटरेस्ट के आप किसी चीज को नहीं कर पाओगे। आप जिस चीज में आपको लगता है पहले वो देख लो, किसी भी, जिस भी आप सब्जेक्ट में आपको लगता है, फिर उस फील्ड में जहाँ पे आपको, जिसमें कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने अपना, मेरा जो है, मैंने एमएससी का भी, है ना, और वर्क को मैंने एक्सटेंड किया अपना पीएचडी में भी। तो मेरा एडोलेसेंट का बहुत ज्यादा ना, नेक मेरा इंटरेस्ट था एडोलेसेंट के उस पे, तो मैंने वर्क किया। तो अपने हिसाब से आप जिस पे भी, आप जिस सब्जेक्ट, न्यूट्रिशन का आपका कोई फील्ड है, जिस चीज का भी है, और मैं सीडी की अपनी बात कर रही हूँ जब करूँ, तो उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑफ फील्ड को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में भी जितना प्रिसाइज जाओगे, है ना, पूरा वेग नहीं। हम एडोलेसेंट की बात की, तो एडोलेसेंट में तो क्या बहुत सारी चीजें जैसे आती हैं, तो उसमें क्या है कि आपको पहले किस फील्ड तरफ में आपको देखना है, उनका कौन सा डोमेन देखना है। हम एडोलेंट छोड़ दें, हम अगर चाइल्डहुड स्टेज की बात करते हैं, हम अगर एडल्टहुड की बात ले रहे हैं, या हम ओल्ड एज की किसी भी उसकी बात ले रहे हैं, कोई भी जो लाइफ साइकिल की किसी स्टेज में, जहाँ पे हो सकता है कि मेरा इधर बीच में बहुत इंटरेस्ट और फील्ड मेरा ओल्ड एज पे है, जेनेटिक्स पे मेरे को, मुझे बहुत काम करने का मन है कि उस चीज के लिए। तो ओल्ड एज पे बहुत सारे जो आजकल इश्यूज आ रहे हैं, इमोशनल जो इश्यूज आ रहे हैं, जो ब्रेक डाउन ऑफ जो फैमिली हो रहा है, जो न्यूक्लियर सिस्टम आ रहा है, तो अपना पहले अंदर से ये देखो कि आपका इंटरेस्ट और फील्ड क्या है। फिर फील्ड देख लिया, ठीक है, पहले आपने उसको फील्ड को देख लिया। फील्ड देखने के बाद में फिर आप कहाँ पे जाएंगे, आप खोलिए, आप इसको देखिए। अब आपको खोलना पड़ेगा कि कहाँ पे इससे रिलेटेड रिसर्च क्या हुई है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपकी रिसर्च क्या हुई है, बिना आंखें बंद करके नहीं, कि फील्ड देखा, फिर उस पे अपना सर्च कीजिए कि क्या रिसर्च हुई है, जो आपने चीज को सोचा है उस पे कितना काम हुआ है, कितनी क्या चीजें हुई हैं। क्योंकि आप उस चीज को कभी मत उठाइएगा, उस टॉपिक को कहीं नहीं उठाइएगा, कभी भी उस रिसर्च टॉपिक को वो सही नहीं माना जाएगा जिसपे बहुत सारा काम हो रखा हो, और आप ये सोचे मैं आसानी के लिए वही टॉपिक उठा के रख लूं। तो जब आप, तो वो उसका फायदा थोड़ी है भाई। शोध करने का मतलब है रिसर्च का कि आपको कोई नई चीज निकालनी है, तो उससे उसका कोई फायदा नहीं। वहां पे आपको देखना पड़ेगा जो आपका टॉपिक है उसमें कहाँ पे गैप्स आ रहा है, कौन सी चीजें हैं जो अनटच्ड हैं, है ना। जो चीजें ये हैं, ये उनकी आपको फाइंडिंग्स, तो ये आएगा कैसे, पहले आपको उस पे काम करना पड़ेगा, पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा उस पे, पहले चीजों को देखना पड़ेगा कि क्या क्या काम हुआ है, कहाँ कहाँ कौन सा चीजें इश्यूज, क्या पॉइंट्स रह गए। किसी भी आप डोमेन ऑफ, जो भी कोई भी डोमेन आप ले सकते हैं। हम चाहे फिजिकल पे ले, चाहे हम सोशल, आजकल जो चल रहा है इश्यू चल रहा है, इमोशनल है, बहुत सारे इतने बर्निंग टॉपिक्स इस समय बने हुए हैं। तो कोई भी आप फील्ड लेते हैं, फिर उस पर देखिए कि काम कितना हुआ है, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि काम क्या हुआ है, और काम आप पहले उसको सर्च करिए। आपको खोलना पड़ेगा, आप नेट के, इतनी सुविधाएं हैं आज के समय में, है ना। हम लोग के टाइम में तो वो सब भी नहीं था, जो आज नेट की सुविधा है। हम लोग को लाइब्रेरी कंसल्ट करने जाना पड़ता था, पता लगा पन्नगर की लाइब्रेरी जा रहा है, हिसार की लाइब्रेरी जा रहा है। तो ये आपके पास में बहुत बड़ी एक क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि आज आपके पास में सारी चीजें नेट पर अवेलेबल है। आप बैठ के जो इन चीजों को कर सकते हैं, पहले उसको फाइंड आउट करिए कि कहाँ पे लैकिंग हो रही है।
फिर हम अगर बात करते हैं कि आपको कोई भी जो टॉपिक आप ले रहे हो, है ना, आपकी स्टेप्स क्या होंगे, रिसर्च के आप क्या स्टेप्स रखेंगे। मैंने पहले कहा कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आपकी प्रॉब्लम का, है ना, वो ये समझिए रिसर्च किस पे होती है कि वो प्रॉब्लम है ना, समस्या है, समस्या का समाधान आप ढूंढ रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो। ये नहीं है कि आपने पहले उसका सॉल्यूशन देखा कि सॉल्यूशन ये होगा तब आप समस्या को बनाओगे, ये मत, उल्टा मत चलिएगा। पहले आप समस्या को जानिए, कोई भी किसी भी फील्ड में आप, मैं किसी उसमें नहीं कह रही हूँ जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको पहले ये जानिए कि क्या है। पहले सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आप करेंगे कि क्या, उसके बाद उस पर पहले देखेंगे कि कहाँ चीजें हैं, कहाँ पे उस पे काम हुआ है, कितना चीजें हैं, कहाँ पे गैप्स हैं, उन गैप्स में जहां पे, वहां पे आप उस पॉइंट को उठा के लेके आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी मैम। आ रही है कि नहीं आ रही है? जी मैम, जी मैम। के बैठे हैं, चलो ठीक है। बता, कहने का मतलब अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं, मैं अगर बात करती हूँ कि जैसे होता क्या है कि हमारे पास क्या है कि कई सारे हमारे पास सूट हैं, ठीक है, कई सारे हमारे पास, जैसे सिल्क के ही हम कहें या कॉटन के कहें, किसी चीज कह रहे हैं, हमारे पास सिल्क के कई सूट हैं और हमें किसी फंक्शन में जाना है, सिल्क के सूट है हमारे पास में, किसी फंक्शन में जाना है, तो हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि उसमें जाने के लिए हमें सेलेक्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे भी रिसर्च भी आपकी अपनी जो है वो, उसमें उसको आपका जो सिलेक्शन, जो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, जो प्रॉब्लम है उसमें जो सॉल्यूशन को निकालना है, ये चीज है, इसको देखना पड़ेगा। और वो किस अकॉर्डिंग आप तभी कर पाओगे जब आप उस पर स्टडी करोगे, पहले सारी रिसर्चेस की देखोगे कि क्या क्या हुई है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को निकालोगे। फिर जब आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाए प्रॉब्लम का कि भैया अब ये हम यहाँ पे इस समस्या पे हमको काम करना है, ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि जो है जो प्रॉब्लम आ रही है ओल्ड एज में, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, इमोशनल जो है ना, जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है जो ओल्ड एज पीपल का, क्योंकि अगर और उसको कंपेयर करते हैं हम सिटी की अगर स्टडी करते हैं तो वो ज्यादा रूरल एरिया में नहीं, और अगर कंपेरेटिव आप करना चाहते हो दोनों का कंपैरिजन तो वो तो और ज्यादा एक अच्छी चीज है। तो अगर हमने उस चीज को, प्रॉब्लम को पहले जो है देखा कि ये अब चीज समस्या बहुत बढ़ रही है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होता चला जा रहा है और उनके एडजस्टमेंट में, उनकी केयरिंग में नहीं, जो है जो उनके बच्चे हैं वो तक नहीं दे रहे हैं, ग्रांड जो उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो तक उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये एक समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, इमोशनल, जैसे हमने कहा इमोशनल उनका जो एस्पेक्ट है। तो कोई भी रिसर्च रहेगी उसमें कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, है ना, कोई भी रिसर्च में एक से ज्यादा हो सकते हैं पर एक वेरिएबल मस्ट है, ठीक है, एक वेरिएबल के जो चार बोलते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, चार पढ़े थे वेरिएबल्स, पढ़े थे मैम। हाँ यस मैम, यस मैम। हाँ, एक चार होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम जो आई, हमने वेरिएबल को सेलेक्ट किया, वेरिएबल को सेलेक्ट करने के बाद अब आती है बारी टाइटल की, ठीक है, अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव पे, सबसे पहले इसकी सीक्वेंस देखना। सब फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पहले हमें करना है, फिर क्या है, हमें वेरिएबल क्या लेना, क्या चार हमारे, वो एक तो होना ही होना है, बिना के आपका जो है रिसर्च टॉपिक आपका नहीं हो सकता, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टाइटल पर आएंगे, अपना जो भी हम रिसर्च प्रपोजल लेंगे उसके बाद टाइटल के बारे में, पहले हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया प्रॉब्लम का, हमने वेरिएबल को डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम टाइटल पर आएंगे कि अब हम टाइटल को सेलेक्ट करेंगे। तो जब आप टाइटल को सेलेक्ट करते हैं तो टाइटल कैसा होना चाहिए, वो किस तरह से चलना चाहिए, इससे पहले मैंने कई बार गए, वो कैसे चलेगा, ब्रॉड से नैरो की तरफ जाएगा, ठीक है, ब्रॉड से नैरो की तरह एकदम स्पेसिफिक होता चला जाएगा। स्पेसिफिक से मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम किस तरह से कहें कि हम कहते हैं टू
to study the emotional aspects of old age, है ना, ओल्ड एज पीपल हम कहते हैं। तो ये हमने जो कहा तो ये कैसा वेग नहीं टॉपिक लग रहा है एकदम। इसमें ये बात कही, हम प्रिसाइज में कैसे जाएंगे भाई? हम ओल्ड एज पीपल की, पर ओल्ड एज पीपल कहाँ के ओल्ड एज पीपल? पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के। आप संभव है कि उतना कर पाएंगे? आप डेटा को उतना रिसर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिए, जब आप टॉपिक जो आप लिखेंगे उसका, है ना, रिसर्च का जो आप जो प्रपोजल का टॉपिक, तो वो प्रिसाइज होना चाहिए, पूरा का पूरा उसमें चीज समझ में आए कि आप कर रहे हैं किस पे। और वो क्योंकि ये आप लिखेंगे तो वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? कि पूरी चीजें उसमें क्लियर होनी चाहिए कि क्या आप उसको ले रहे हैं, क्या चीजें आप उसमें कर रहे हैं, कहाँ का आप जो है उसमें डेटा आपको लेना है, वो इंफॉर्मेशन भी आ जाए, उसमें वेरिएबल है वो भी इंफॉर्मेशन आ जाए, वो सारी की सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाए। नहीं, ये नहीं है कि आपने बस ऐसे लिख दिया तो ये तो एक पूरा का पूरा क्या है, एक वेग टॉपिक हो जाएगा, पूरी इसमें चीजें समझ में आएगी नहीं, वो चीज क्लियर होगी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स हमने ली, है ना, जो मैंने कहा ओल्ड एज की बात हम करते हैं, हमारा वेरिएबल सोशल प्रॉब्लम्स हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट, वो सॉरी ओल्ड एज पीपल है। अब ओल्ड एज पीपल ये वेग हो गया। फिर हम अगर बात करते हैं स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज पीपल ऑफ इंडिया, वो डाटा भी आप नहीं ले सकते हैं, है ना, पूरा है। फिर क्या चीज लेंगे, कहाँ की लेंगे? आप अपने बात करेंगे तो अपने उसकी बात करेंगे, कानपुर है, कोई लखनऊ है, जो जहाँ का है वहां की बात करेगा, ठीक है। उसके बाद तो प्रिसाइज जितना आप आएंगे, ये चीज क्लियर हो कि आपने जो लिया, कि आपने सोशल प्रॉब्लम देखी ओल्ड एज पीपल की और कहाँ की देखी, तो वो उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये आप वेग ऐसे नहीं मतलब खाली लिख डालेंगे, कहीं पे आप इस तरह से मेंशन नहीं करेंगे। जितना प्रिसाइज आपका टॉपिक होगा, उस प्लेस का, उस जगह का नाम आना चाहिए, उस जगह की कि कहाँ की आप ले रहे हैं, ठीक है। आप फिर आते हैं, हम बात करते हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन हमारा हो गया, हमने वेरिएबल ले लिया, वो चाहे एक लिया या दो लिया। फिर टाइटल को हमने किया, और टाइटल कभी भी टू से मत शुरू करिएगा, रिसर्च का टू से नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और कभी फुल स्टॉप नहीं लगता है, और कभी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होता है। रिसर्च प्रपोजल आप कभी इन्वर्टेड कॉमा में उसको नहीं रखेंगे, टाइटल को टू से स्टार्ट नहीं करेंगे, कभी फुल स्टॉप नहीं लगता है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है ना। फिर हम अगर ये जब हम बात करते हैं, उसके बाद में फिर आता है ऑब्जेक्टिव की बात आती है ना। ऑब्जेक्टिव की हम या इसको हम कह सकते हैं रिसर्च क्वेश्चन की बात आती है ना। जो आप कर रहे हैं वो चीज निकल के आती है कि आप भाई करना क्या है। ऑब्जेक्टिव लिखते हैं हम लोग, तो अब चीज आती है करना क्या है। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल का सिलेक्शन किया था, ठीक है। फिर टाइटल लिखा था, जो टाइटल को हमने बहुत ब्रॉड से नैरो की तरफ यूज करा, है ना। और टाइटल में जो है कम से कम एक वेरिएबल आपका जो है जरूर होना चाहिए, उसमें मेंशन होना चाहिए, ये चीज। इसके बाद बात आती है कि ऑब्जेक्टिव की जो मैंने बात की, इससे पहले हाइपोथेसिस की भी हम जरा बात कर लेते हैं। हाइपोथेसिस आप लोगों ने सुना होगा। तो हाइपोथेसिस जो है क्या है, क्या होती है हाइपोथेसिस? मैम एक परिकल्पना, कल्पना, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। हाँ, टेंटेटिव सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, और या हम उसको एक वर्ड कह सकते हैं इंटेलिजेंट गैस, है ना। एक क्या है कि हम एक उस चीज को इंटेलिजेंट हमारा गैस है कि हम उस चीज को कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा रिजल्ट आ सकता है, तभी तो हम कह देते हैं उसको, है ना, या कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ये एक जो हाइपोथेसिस का जो फॉर्मूलेशन है, वो
ये भी डिपेंड करेगा कि ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह की आप रिसर्च ले रहे हो, ठीक है। तभी हम हाइपोथेसिस जरूरी नहीं कि हर एक रिसर्च में हाइपोथेसिस होना कंपलसरी है, ऐसा भी नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी बाहर निकल सकता है, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, है ना, जो आते हैं रिसर्च के सारे जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कंपलसरी है। आपका किस तरह का रिसर्च टॉपिक है उस पर डिपेंड करेगा हाइपोथेसिस का। ये दिमाग में इस चीज को जरूर रखिएगा कि किस तरह की आपकी जो रिसर्च का आपने टॉपिक लिया है उसके अकॉर्डिंग आपकी जरूरत है उसमें हाइपोथेसिस की कि नहीं। इसके बाद में हम बात करते हैं जो है, हाँ, ऑब्जेक्टिव की बात हो गई है। अब ऑब्जेक्टिव की हम अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या आप जो है उसमें लेते हैं, है ना, क्या चीजें आप उसमें फाइंड आउट, आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग किन चीजों को आपने जो टॉपिक लिया है आप किस पे फोकस है, उसके अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, ठीक है। वो उसकी फॉर्मुलेशन पे कोई ये नहीं है, कोई स्टैंडर्ड कोई नॉर्म से आप कितने उसमें ऑब्जेक्टिव, वो आपके उसी बेस्ड टॉपिक पर बेस्ड रहेगा कि किस तरह से आप उनमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को लेते हैं। कोई आप ये नहीं कर सकते हो किसी और का रिसर्च का है और उस एज सच आप उठा के उसको उसमें डाल दो कि हाँ भाई ये दूसरे ने लिए थे, अब इन ऑब्जेक्ट को हम भी रख लें, ऐसा नहीं होगा। वो आपके अपने टॉपिक से जो चीजें निकल के आएंगी उससे ही निकल के आएंगे ऑब्जेक्टिव्स, आपको कैसे वो बेस्ड ऑन आपके टॉपिक पर बेस्ड होगा। ये चीज थोड़ी और क्लियर तब होगी कि आप लोग थोड़ा सा रफली एक रिसर्च या प्रपोजल आप बना लें जो अपने इंटरेस्ट फील्ड से, तब उन चीजों को रेक्टिफाई करना और आसान हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि डेटा कलेक्शन की जो बात आती है, ठीक है, सैंपल्स लिया, टूल और इंस्ट्रूमेंट, जैसे अगर हम सीडी की बात की तो टूल्स इसमें हम लोग जो स्टैंडर्डाइज स्केल्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ आपका रिसर्च है, वो आप किस चीजों को जो लेते हैं, कौन सा आप रिसर्च का मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये आपके अपने उस पे बेस होगा, क्योंकि भाई अलग अलग तरह का है, आप किस तरह की ले रहे हैं, केस स्टडी ले रहे हो, है ना, आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो किस तरह की आपकी जो रिसर्च है उस पर बेस्ड आपका जो है ना मेथड ऑफ आपका रहेगा किस तरह से। फिर डेटा एनालिसिस है, ये चीजें जो है पूरी की पूरी आपकी क्लियर एकदम होनी चाहिए। जो रिसर्च प्रपोजल में पूरा खाका, जैसे कहते हैं ना ब्लूप्रिंट कहते हैं, मैंने कहा ना जब घर बनता है तो पूरा ब्लूप्रिंट, कहाँ कमरा है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे जो है ड्राइंग रूम है, तो वो ब्लूप्रिंट है आपका। आपकी जो थीसिस है, आपका जो पीएचडी का वर्क है, वो उसका समझ लीजिए ब्लूप्रिंट है, क्योंकि ये एक बार सही बन गया, समझ जाए, एक बार ये सही बन गया तो ये सही बनने के बाद में आपकी स्मूथली रिसर्च, क्योंकि जो करना है क्लियर कॉन्सेप्ट इसी में कर लेना, क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है, यहीं से पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, फिर आपकी पढ़ाई आगे पढ़ा रहे हैं रिसर्च ना में मैडम, कोई अभी प्रॉब्लम डांटेंगी, नहीं आएगी, थोड़ा और पढ़ ठीक लें। है। चलो आप भी सुनो। कोई क्वेश्चन, कुछ और चीज? कोई क्वेश्चन नहीं? कुछ किसी ने बनाया है, कुछ एक रफ में किया है? हाँ, मैम बना रहे हैं अभी। अभी चल रहा है, जी मैम। चलो। और वेरिएबल्स भी आप रखोगे तो इसका भी ध्यान रखना कि वेरिएबल्स आप कौन से कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स ले रहे हो, डिसकंटिन्यूअस ले रहे हो, है ना, ये इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि जो ये रिसर्च मेथडोलॉजी जो आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने अपने सब्जेक्ट का करा रहे हैं ना, उन चीजों को आप, लेकिन इन चीजों पे बहुत ज्यादा रखोगे कि वेरिएबल्स ले रहे हो तो वो किस तरह के आप वेरिएबल्स ले रहे हैं, है ना, ये सब पहले, सबसे पहले इस चीज का सिलेक्शन, पहले मैंने कहा प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले इस चीज को देखना, और सब चीजें किनारे, है ना, फिर वेरिएबल्स लेना कि आपके क्या है, वेरिएबल्स क्या है जिसपे आपको रिसर्च करनी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले इन चीजों पे पॉइंट आउट करना, जो आप टॉपिक लगोगे टॉपिक में आप देख लेना आपका वेरिएबल उसमें आ रहा है,
ठीक है, आपकी प्रिसाइज है, पूरी चीजें इसमें इंफॉर्मेशन क्लियर हो रही है कि आप कहाँ पे कर रहे हो रिसर्च, किस पर कर रहे हो, वो पूरी की पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास का मैं एंड करूं। हाँ, नो मैम। पूछना है? कोई? नो स्टडी, नो कंफ्यूजन? हाँ, अब पहले आप लोग तैयार करिए Yes, अपने ma'am. रिसर्च प्रपोजल्स, है ना? जब आप जी, मैम। रिसर्च प्रपोजल तैयार करेंगे तब आपको समझ में आएगा कहाँ पे कहाँ चीजों को करना है। जी मैम। ठीक है, चलो Yes, ma'am. ओके, क्लास अब एंड कर रही हूँ मैं। ओके, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम वेलकम। एक चीज और, आज जो है आपकी सीडी की जो क्लास ये है आपका एंड हो गया है कल, ठीक है? अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होगी तब अलग बात है। आप लोग चाहोगे किसी चीज को डिस्कस करना तो, और बाकी रिसर्च प्रपोजल्स आप बनाइए, ठीक है? फिर उसको किया जाएगा।